बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति पल पल रंग बदल रही है। नए नए समीकरण बन रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे ने बड़ा यू टर्न लिया है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने विधानसभा चुनाव में 200 से 225 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं को तलाश रहे हैं और उसके लिए शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रही है। सर्वे में ये पूछा जा रहा है कि अगर शिवसेना बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़े तो क्या होगा। उद्धव की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस एकला चलो की राह पर निकलने का मन बना रही हैं, तो उधर अजीत पवार अकेले पड़ गए हैं। खबर तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी अजीत पवार को अकेला छोड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस बीजेपी नेतृत्व के एनसीपी को तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन करने के फैसले से खुश नहीं है। वहीं मंत्रिमंडल गठन को लेकर जिस तरह से अजीत पवार गुट ने बीजेपी को आंखें दिखाई हैं, वो बीजेपी को नए समीकरण बनाने पर मजबूर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पेश है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। महाराष्ट्र में लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे आने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान किया था। उसके बाद अब गुरुवार को उन्होंने मुंबई में पार्टी की बैठक बुलाई और उसमें विधानसभा चुनाव में 200 से 225 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी गठबंधन का खराब प्रदर्शन रहा है, उसके बाद से राज ठाकरे को बीजेपी के साथ गठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ने में फायदा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में रिजल्ट के बाद से राज ठाकरे के तेवर बदल गए हैं। पिछले दिनों राज ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे थे, जबकि उन्हें निमंत्रण दिया गया था। एमएनएस नेताओं ने कहा कि उन्हें समर्थन का उचित सम्मान नहीं मिला। एमएनएस ने दावा किया है कि राज ठाकरे ने जहां भी सभा की, हर जगह से एनडीए के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। दूसरी ओर यूबीटी सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में विधानसभा वार उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, यानी वो भी पूरे राज्य में चुनाव लड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे का मनोबल भी बढ़ाया है। हाल ही में सेना भवन में आयोजित एक बैठक में उद्धव ठाकरे ने राज्य भर के अपने सभी संपर्क प्रमुखों से एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। संपर्क प्रमुखों से पूछा है कि अगर वो लोकसभा नतीजों के आधार पर सहयोगियों या निर्दलियों के साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। इसी तरह उद्धव ने इस बात पर भी रिपोर्ट मांगी है कि क्या लोकसभा चुनाव में उनके अपने उम्मीदवार और सहयोगी पार्टी के उम्मीदवारों के पदाधिकारियों ने एक साथ काम किया था। शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर सर्वे करा रही है। उद्धव की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस एकला चलो की राह पर निकलने का मन बना रही हैं, तो उधर अजीत पवार अकेले पड़ गए हैं। खबर तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी अजीत पवार को अकेला छोड़ सकती है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लोकसभा चुनाव में हार का एक कारण उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के साथ गठबंधन था। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या बीजेपी अजीत पवार के साथ संबंध तोड़ देगी। सूत्रों के मुताबिक आरएसएस बीजेपी नेतृत्व के एनसीपी को तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट के साथ गठबंधन करने के फैसले से खुश नहीं है। ऐसे में बीजेपी अजीत पवार को छोड़कर सीएम एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों में
महाराष्ट्र की 48 सीटों पर बात करें तो यहाँ कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी और उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत हासिल की है। शरद पवार गुट ने 8 सीटें जीती हैं, शिंदे गुट ने 7 और अजीत पवार गुट ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। अब लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो नए समीकरण बन रहे हैं, उसने महाराष्ट्र की राजनीति को जटिल लेकिन दिलचस्प बना दिया है। अब देखना है कि आगे कैसे कैसे समीकरण बनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जिस तरह से लगातार महाराष्ट्र का चुनावी समीकरण हो या फिर राजनीतिक समीकरण हो, लगातार बदलता जा रहा है। अब महाराष्ट्र की राजनीति के नए समीकरण बनने की जिस तरह से संभावनाएं तलाशने का काम एमएनएस हो, शिवसेना यूबीटी हो और तमाम दल जो कर रहे हैं, वो यही जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, तो विधानसभा चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन वो अकेले अपने दम पर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस अब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल रहा है या वाकई में नए समीकरण बनने से महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल उथल पुथल देखी जा सकती है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मैं खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं एपीएन न्यूज के। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ संजय द्विवेदी जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। यशवंत किलेदार, प्रवक्ता एमएनएस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में यशवंत किलेदार जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। पहले बिना शर्त समर्थन देने की बात आप करते हैं कि बाहर से समर्थन देंगे और फुल प्रूफ समर्थन देंगे, फिर उसके बाद अचानक से एक बड़ा यू टर्न आप ले लेते हैं। क्या कारण रहा इस यू टर्न का? क्या आपको ऐसी संभावनाएं नजर आने लग गई हैं कि एकला चलो की राह आपने पकड़ ली? सुने, पहले हमारी पार्टी जब से बनी है तब से हम लोग एकला चलो की राह पे ही है जी। अभी लोकसभा इलेक्शन में हम लोगों ने मोदी जी पंतप्रधान बनने के लिए हम लोगों ने बिनशर्त समर्थन दिया था। ठीक है, हम किसी गठबंधन को समर्थन नहीं दिया था, हमने मोदी जी पर वापिस पंतप्रधान होने के लिए समर्थन दिया था, बिनशर्त समर्थन दिया था। ना कि हम लोगों ने कोई सीट पे दावा किया था, ना सीटें मांगी थी, बल्कि जहाँ राज ठाकरे साहब ने सभा ली है, रैली हुई है, वहाँ के सब उनके उम्मीदवार चुन के आए हैं। ये खाली मोदी जी के लिए हमारा समर्थन था। लेकिन फिर समर्थन देना था तो फिर इतनी कड़वाहट क्यों? जब शपथ समारोह हुआ तो आप पहुँचे नहीं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि उचित सम्मान भी हमें नहीं मिला। सुनिए, राज ठाकरे साहब ने अभी भी हुए लोकसभा के चुनाव की जो रैली हुई, तभी भी उन्होंने यही कहा कि मोदी जी और हमारे बीच में कुछ सब्जेक्ट के ऊपर अभी भी हमारे विषमता है। अब तो अभी भी हमारा कुछ हमारा विरोध है, लेकिन देश के लिए अभी कोई नया ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा है पूरे देश में कि जो पंतप्रधान होके ये देश की बागडोर संभाले। मोदी जी है जो संभाल सकते हैं, उनके लिए यशवंत जी कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों की सहमति नहीं बन पा रही है? क्योंकि आप कह रहे हैं हमें उचित सम्मान भी नहीं दिया गया समर्थन देने का। जहां पर एमएनएस ने रैली की वहां पर देखिए बीजेपी के उम्मीदवार तगड़ी जीत के साथ जीत कर वापस लौटे हैं। कहा कि हमको सम्मान नहीं दिया। हाँ, नहीं, लगातार देखिए ये कहा जा रहा है कि हमें उचित सम्मान नहीं मिला, हमने तो पूरा समर्थन दिया। किसने कहा है ऐसा? हमारे कौन से पार्टी लीडर ने कहा कि हमें उचित सम्मान नहीं मिला? हमको उचित सम्मान मिला है और हमारी ओर से जितना कर सके उतना हमारे महाराष्ट्र सैनिक ने अकेले लड़ने की उम्मीदवार के लिए काम किया है। विधानसभा में समर्थन नहीं देंगे? विधानसभा में राज ठाकरे साहब ने क्या कहा है कि विधानसभा में हम लोग किसी के पास नहीं जाएंगे, सीटें के बंटवारे के लिए कटोरा लेके हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक, हमें इतना सीट दे दो, हमें उतना सीट, ये सब हम लोग नहीं करेंगे। उससे अच्छा बेहतर है हम लोग विधानसभा में हमारी अनुसार भूमिका, एकला चलो की जो भूमिका है वही कायम रखेंगे। 200 या 225 तक हम सीट लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा है। लेकिन ये राजनीति में तो ये होता रहता है। आगे चल के अगर क्या हुआ है कि ये महायुति में महाराष्ट्र में ऑलरेडी 3 पार्टी है, उनमें ही इतनी सीटों के बंटवारे में इतनी झगड़ रही है, उसमें हम चौथे जाएंगे तो हमको कहाँ से मिलने वाली? बिल्कुल सर, ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगी। संजय द्विवेदी जी,
कहीं ना कहीं ये मंशा तो आपके मन में भी जाहिर हो रही है कि अब तो एकला चलो की नीति ही करेंगे। आप भी सर्वे करा रहे हैं 288 की 88 सीटों पर और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अकेले लड़ते हैं तो क्या पार्टी को वो उचित विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं के साथ क्या ये हो सकता है कि गठबंधन अकेले लड़ा जाए तो क्या कुछ होगा, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं? स्पष्ट बात बताते हैं आपसे, ये जो सर्वे चल रहा है ये सर्वे ऐसा नहीं कि हमने एनसीपी, समाजवादी, कांग्रेस या शिवसेना जो चुनाव जो गठबंधन हुआ प्रोग्राम को लेकर सरकार में 2.5 साल चलाई, अभी लोकसभा में 18% किया। आज स्थिति देख लीजिए आप, अभी आप कह रहे लोकसभा जो रिजल्ट आए हैं या लोकसभा की वजह से स्थितियां बदली है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जिस दिन शिवसेना तोड़ी थी पूरे देश में उस दिन स्थितियां बदल गई थी। जिस दिन एनसीपी तोड़ी, जिस दिन एनसीपी शिवसेना तोड़ी गई है, शिवसेना जिस दिन तोड़ी गई उस दिन पूरे देश में माहौल बदल गया। हिंदुत्व की बात करते थे, अब हिंदुत्ववादी पार्टी तोड़ दी, पहली बात। दूसरी बात बात कर रहे हैं डिबेट में जो गद्दार आज कह रहे अजित पवार जी को और सिंधिया गद्दार पब्लिक कह रहे, क्यों कह रही है? अगर माननीय शरद पवार जी अलग हुए थे और माननीय इंदिरा गांधी अलग हुई थी, उन्होंने पार्टी बनाई थी तो उन्होंने बकायदा सिंबल इकट्ठ कराया था और अपने दम पर चुनाव लड़ा और माननीय शरद पवार जी। संजय जी ये बताइए ना, बाकी की पार्टियों की बात नहीं कर रही हूँ संजय जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि अचानक से आपके मन में ये इच्छा जगी है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये आपका कॉन्फिडेंस बोल रहा है या ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं बताइए उसी पे आ रहा हूँ, थोड़ा मैंने एक शब्द बोला थोड़ा सा मैंने क्लियर करने के लिए कि सर आप बाकी के लोगों की छोड़ दीजिए ना, क्या कर रहे हैं सर, आप अपना पार्टी का बताइए, वक्त की कमी भी रहती है मेरे पास सर। 288 सीटें हैं, 288 सीटें में उससे पहले चुनाव लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी संघ, वहाँ समीकरण अलग थे। अब आज हम लड़ेंगे चुनाव जो विधानसभा लड़ेंगे वो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना चुनाव लड़ेगी। अब इस विधानसभा में क्या स्थिति है, क्या स्थिति बन रही है, वो जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे तब तक हम सीटों बंटवारा कैसे कर पाएंगे? माने हम थोड़ा चले जाएंगे नहीं, यानी कि लोकसभा चुनावों के नतीजे देखने के बाद ही आप में कॉन्फिडेंस आ गया ना? यह प्रधानमंत्री की तरह जुमलेबाजी और झूठ बोलना शुरू कर दे। सर देखिए इधर उधर के मुद्दों पर मत जाइए सर, मेरे पास वक्त की कमी रहती है। मैं ये नहीं जानना चाहती कि किसने क्या कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी तरफ से क्या किया जा रहा है सर। मैंने कह तो दिया आपसे कि आप सीटों आकलन किए जा रहे हैं कि कौन सीट कैसे लड़ी जाए। नहीं ठीक है, 288 सीटें, ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौटती हूँ। राजीव रंजन जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे उन्हें भी वक्त देने की जरूरत। राजीव रंजन जी देखिए, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र की स्थिति क्या बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणामों की तस्वीर सामने आती है, ऐसे में हर दल को ये लगने लग गया है कि अब उससे ऊपर कोई नहीं है। अब उसने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो अकेले चुनाव लड़ सकता है। आपको लगता है ये एकला चलो की नीति जो अब हर पार्टी अपनाती जा रही है, आपको लगता है ये फायदेमंद साबित होगी या एक वक्त में आकर ये नुकसानदायक भी हो सकती है इन पार्टियों के लिए? देखिए वक्ता मैं साफ कर दूं कि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटा था सीटों के बंटवारे को ही लेकर जी, विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर ही वो गठबंधन टूटा था। लिहाजा शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो अब दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है कि कांग्रेस, क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस का सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस रहा है इस लोकसभा चुनाव में। जाहिर तौर पर कांग्रेस चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े। एनसीपी अगर देखा जाए तो एनसीपी का स्ट्राइक रेट, जो कि शरद पवार का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा है, 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसमें से 8 सीट उन्होंने अपने पाले में किया। वहीं उद्धव गुट का शिवसेना अगर देखा जाए तो 21 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 9 सीटें उन पे आ गई। तो लिहाजा वो चाहती हैं जरूर कि दबाव की रणनीति बनाया जाए और पहले से ही कह दिया जाए कि हमने तो तैयारी कर ली है, 288 सीटों पर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी तैयारी है, लिहाजा आप अपनाए अपने हिसाब से देखें। और ये रणनीति तैयार की जा रही है कि एक दबाव की रणनीति होगी, लिहाजा अच्छे तौर पर वो बार्गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमएनएस की। एमएनएस अगर देखा जाए तो अभी मौजूदा विधानसभा में मात्र 1 सीट है, 288 में से महज 1 सीट है। अब दूसरी बात कि राज ठाकरे ने जहां जहां सभाएं की वहां वो कहते हैं कि बीजेपी वहां जीत हासिल की, उनका गढ़
राज ठाकरे का गढ़ कहा जाता है, उनका घर जहाँ है सेना भवन के पास, यानी शिवाजी मैदान में। शिवाजी मैदान में उन्होंने सबसे बड़ी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो उन्होंने आमंत्रित किया था कि आप वहां से एनडीए का कोई कैंडिडेट जीता। एनडीए का कैंडिडेट मुंबई में जीता है, तो थाने में और कल्याण में, जहाँ से एक नाथ शिंदे का गढ़ उनके बेटे खड़े थे, और एक थाने में एक नाथ शिंदे का गढ़ कहा जाता है। बात यह है कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस जब से स्थापना हुई है, अलग अलग विचार बदलते रहे। 2006 में उनकी स्थापना थी। उनके झंडे का जो रंग था 4 रंग था, नीला, केसरिया, हरा और सफेद। उसमें ये कहा जाता था कि हम सब पार्टियों को, सब धर्मों को, लोगों को लेकर चलते हैं। मुस्लिम भी है, दलित भी हैं, हिंदू भी है। पार्टी ने अपना रंग और चेहरा बदला, केसरिया अपनाया और कहा कि हम असली हिंदुत्ववादी पार्टी हैं। अब पार्टी के पास सबसे बड़ा स्थिति थी कि आखिर वो राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पार्टी हाशिए में चली गई। लिहाजा अब उन्होंने बीजेपी के साथ मंच साझा किया। बीजेपी के साथ खुद ब खुद जाए। बीजेपी के लोगों ने उन्हें मनाने नहीं गया था। बीजेपी के अमित शाह जी के पास वो खुद लेके गए कि बिना शर्त, कोई शर्त बिना नहीं है, हम आपको समर्थन करते हैं। हालांकि अंदरूनी तौर पर यही था कि अपने बेटे अमित ठाकरे को वो दक्षिण मुंबई से लोकसभा की सीट दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इंतजार किया। अब स्थिति ये है कि आखिर ये किस आधार पर आगे चलकर ये रणनीति, उनके तरफ पर भी देखा जाए तो दबाव की रणनीति बनाई जा रही है और दबाव किया जा रहा है कि बीजेपी में किसी तरह से वो एक अपना अच्छा पहलू रख सके और अच्छे तौर पर बार्गेन कर सके। जी बता। बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो साफ बात है, जिस तरह के एमएनएस अभी यशवंत जी ने कहा कि देखिए सीटें मांगने के लिए हम कटोरा लेकर तो जाएंगे नहीं। इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये मंशा तो जरूर है कि महायुति के साथ जाया जाए, लेकिन पहल कौन करे? पहल करे महायुति। आपको लगता है अब सबसे बड़ा सवाल देखिए राजीव जी इसी बात को लेकर उठ रहा है कि अगर मनसे चुनावी मैदान में अकेले उतरती भी है तो नुकसान सबसे ज्यादा किससे होगा? महायुति को होगा या फिर महाविकास अघाड़ी को होगा? राजीव जी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझे जी सर पर। जी देखिए इसमें महाविकास अघाड़ी को, अगर मान लीजिए एमएनएस अकेले लड़ती है तो इसमें एनडीए को या जिस तरह से गठबंधन है उसे कोई नुकसान नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दोनों पार्टियां, शिवसेना और एमएनएस, दोनों अभी फिलहाल दबाव की रणनीति अपना रही है, क्योंकि चुनाव अक्टूबर महीने में होने वाले हैं। लिहाजा पहले से ही दबाव की बना सके कि भाई हमें ज्यादा सीटें चाहिए और इस आधार पर एक अच्छा बार्गेन कर सके। यही बात पे नजर आ रही है कि दोनों को अपने अपने पहलू पर वो बार बार रखना चाहती हैं कि सीटें हमें ज्यादा मिल सके, हम ज्यादा काबिल हैं और हम इससे पूरी तरह से हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हमारे पास ज्यादा। सर आती हूँ, सर आती हूँ, मैं आपके पास आती हूँ, सर आती हूँ मैं। जी राजीव जी। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मत रख सके और इसी बात को लेकर वो बार बार कहना चाहती हैं। हाँ। और कारण यही है कि क्योंकि हाशिए पे चली गई पार्टी ने अब अपने आप को सोच रहे हैं कि हम मुख्य धारा में हैं और हम बीजेपी से भी बार्गेन कर सकते हैं, हम वहां आ जाएंगे। लेकिन देखिए गठबंधन की रणनीति में कोई अगर वो कहता है कि मैं कटोरा लेकर नहीं जाऊंगा तो ये बात गलत है। दोनों को आपस में बैठना पड़ेगा, बैठ के ही मिल विचार के करने होते हैं। लेकिन ये पहले से राज ठाकरे जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम इस बात को लेकर लोगों के पास नहीं जाएंगे, 2-3 पार्टियां ऑलरेडी पहले से वहां हैं और बीच में हम कहां से, तो जहां जिसकी पकड़ मजबूत होगी वहीं सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन इस तरह से डिक्टेटर, अगर एक दूसरी भाषा में कहा जाए कि आदेश देना ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन आदेश देने के बजाय वो इस तरह का रणनीति अपना रहे हैं कि कम से कम अपनी दबाव बना सके और दबाव बनाकर जो बड़े हिस्सेदार हैं उन पर एक बात को रख सकें कि भाई अगर हमारे पास इतनी तैयारियां हैं तो लिहाजा हो सकता है कि आगे लिए अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ये दबाव बनाने जी यशवंत जी, देखिए सीधे तौर पर दबाव की राजनीति, साफ तौर पर आप चाहते तो हैं कि महायुति के साथ आपकी कोई बातचीत हो, लेकिन पहल नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास महायुति पहुंचे। पहले भी मैंने आपको बोला कि महायुति में प्रमुख 3 पक्ष है, बाकी की छोटे मोटे बहुत सारे पार्टियां है और उनके ये आपने पहले से तय कैसे कर लिया कि 3 पार्टियां पहले से हैं तो आपको किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, आपको किसी तरह से सम्मान नहीं दिया जाएगा? आपने बातचीत करने से पहले ही कह दिया कि हम तो जी अकेले लड़ेंगे।
सुनिए जरा सुनिए। लोकसभा की जो इलेक्शन हो गई, लोकसभा की इलेक्शन और विधानसभा की इलेक्शन, वो दोनों इलेक्शन अलग अलग मुद्दों पे होती है। लोकसभा की इलेक्शन मोदी वर्सेस मोदी के अगेंस्ट लोग ऐसी हुई थी, ना कि किसी कैंडिडेट को देख के किसी ने वोट किया है। वो मोदी जी को देख के वोट किया है। और इस बार मोदी जी के अगेंस्ट लेयर थी, वो तो नतीजे दिखा रहे हैं। और अभी विधानसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में मोदी फैक्टर तो कुछ संबंध नहीं आता है। इधर जो लोकल जो हमारी समस्या है, लोकल जो इश्यूज है, उसके ऊपर ही इलेक्शन होने वाला है। और दूसरी बात रही महायुति की, महायुति गठबंधन में ऑलरेडी इतनी पार्टी है और उनमें सीटों के बंटवारे में अभी से ही झगड़े हो रहे हैं। कोई 80 सीट मांग रहा है, कोई 120 सीट मांग रहा है। तो बीजेपी क्या लड़ेगी और हमको क्या देगी? तो हम चुनाव के लिए तैयारी करना कोई गलत चीज है क्या? यानी कि आप साफ तौर पर हमारी तैयारी करेंगे ना। बिल्कुल सर, यानी कि आप साफ तौर पर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में महायुति का जो पूरा परिणाम आया था वो इतना बेहद शर्मनाक था कि आप अब चाहते नहीं है कि पार्टी के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत की जाए। गलत मतलब लेकर निकाल रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, बीजेपी खुद क्या लड़ेगी और हमें क्या देगी? चुनाव और विधानसभा की चुनाव दोनों ही डिफरेंट चुनाव है। वो एक ये ऐसे नहीं होता है। राज्य की समस्या अलग होती है और सेंट्रल की समस्या अलग होती है। मुद्दों में देखा जाए तो सेंट्रल के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। तो वो कोई सवाल नहीं होता है। सवाल यही है कि 288 सीटों में कितने लोगों को बीजेपी वाले जो मेन पार्टी है कैसे बंटवारा करेंगे सीटों का, और उसमें क्या मिलने वाला है हमको? इस तरह से ये दबाव की राजनीति है या फिर ये मान लिया जाए कि नहीं? सुनिए, ठीक है सर यशवंत जी, मैं आऊंगी वापस। आपसे सवाल नहीं है सर, आपसे नहीं है सवाल, अब मेरा संजय जी से है। वक्त की कमी है, सबको मुझे वक्त देना है, माफ कीजिएगा। संजय जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी का एक बेहतर प्रदर्शन रहा, एक सहानुभूति कार्ड जो रहा, क्योंकि तोड़फोड़ इतनी हुई, तोड़फोड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई पार्टियों में कि एनसीपी 2 भागों में बट गई, शिवसेना 2 भागों में बट गई, कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिला। ऐसे में अब आपको इसलिए लग रहा है कि आप उस स्थिति में इतनी मजबूती के साथ खड़े हैं कि आप भी एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ सकते हैं? क्या इस तरह की स्थितियां आपको इजाजत दे रही हैं अभी? बात नहीं है कि इससे पहले जो आपने आपसे पूछा था, देखिए हमारी कोई दबाव की राजनीति नहीं है ये। मैंने क्या कहा आपसे, हमने जो गठबंधन किया था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देके 2.5 साल सरकार चलाई, सरकार एनसीपी नहीं गिराई, कांग्रेस नहीं गिराई। ये हमारे जो गद्दार थे बीच में, जिनको खरीद लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद सरकार गिरी हमारी, पहली बात। दूसरी बात है 288 सीटें हैं। अभी आप 30 साल से जो हमारा गठबंधन चल रहा था, वो गठबंधन हमारा था भारतीय जनता पार्टी से। हमको पता था भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें कौन सीटें लड़नी है, लेकिन अब 3 सालों गठबंधन है, तो किसी न किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो मानो उद्धव जी आगे बढ़े हैं, हमारा गठबंधन जो है, आप देख लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, आप चुनाव आने दीजिए। गठबंधन जो है माननीय शरद पवार जी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव गुट एक साथ चुनाव लड़ेगा और 200 सीटें लाएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, तो जो ये चल रहा है सर्वे, ये सर्वे इसलिए चल रहा है कि किस पार्टी की, कांग्रेस शरद पवार जी की, शिवसेना की स्थिति क्या है, उस विधानसभा क्षेत्र में स्थितियाँ क्या है, इससे कैसे कैंडिडेट लड़ाएगा, क्योंकि हमें 200 से ऊपर सीटें लानी है। ठीक है सर, ठीक है, हमें नहीं लानी। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। वक्त की कमी है संजय जी वक्त की कमी है, नहीं दे पाऊंगी वक्त। राजीव जी, देखिए मंत्रिमंडल गठन को लेकर जिस तरह से अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाने की कोशिश की, क्योंकि जो उन्हें दिया गया, जो उन्हें ऑफर किया गया, साफ तौर पर उन्होंने वो नकार दिया। आपको लग रहा है कि इस तरह से जब आंखें दिखाई जाएंगी तो भारतीय जनता पार्टी नए समीकरण बनाने के लिए मजबूर नहीं होगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि पार्टी अलग थलग कर देगी अजीत पवार को? अब कुछ ऐसे समीकरण बनते भी नजर आ रहे हैं। और सर संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त मेरे पास कम है।
बिल्कुल वक्ता, साफ तौर पर एक तरह से इशारा कर दिया है, आरएसएस ने इशारा कर दिया है कि एनसीपी से गठबंधन करने का परिणाम क्या रहा। और बीजेपी कभी भी अपना नुकसान नहीं चाहेगी, जिस तरीके से अजित पवार का परफॉर्मेंस है। और अगर मान लीजिए किसी पद को लेकर उनकी लालसा रहेगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी उनको किनारा करने में कोई परहेज नहीं करेगी। साफ है कि अलग अलग पार्टियां अपने दबाव की रणनीति के साथ चलना चाहती हैं, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर बीजेपी इन दबाव की रणनीतियों पर काम न करके अपने तरीके से वो जरूर काम करेगा। हालांकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो चाहती जरूर हैं कि उनकी हिस्सेदारी ज्यादा हो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष पे पक्ष में इतना ही, नमस्कार।